नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 की न्यू NCERT बुक हिंदी मल्हार के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। चैप्टर का नाम है नए मेहमान, जो एक एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। एकांकी का अर्थ होता है बच्चों एक अंक या लघु नाटक। इसमें एक ही अंक होता है और एक अंक के अंदर ही छोटा नाटक पूर्ण हो जाता है। इसमें लघु नाटक होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस एकांकी को। इसमें पहले कवि परिचय देख लेते हैं, थोड़ा सा लेखक से परिचय। अभी आपने जो एकांकी पढ़ी उसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। परिवार में साहित्यिक वातावरण था, इसलिए इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी। तो उदय शंकर भट्ट हैं, इनका जो परिवार था उसमें साहित्य का वातावरण था, यानी साहित्य लोग ज़्यादा पढ़ते थे। इनके जो माता पिता थे, इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी। इन्होंने रेडियो के लिए अनेक नाटक लिखे, साथ ही नाटकों तथा फिल्मों में अभिनय भी किया। इन्होंने कविता और उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन नाटक व एकांकी के क्षेत्र में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली है। जो उदय शंकर भट्ट हैं, इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और फिल्मों के अंदर अभिनय भी किया है, लेकिन जो इनको प्रसिद्धि मिली है वो नाटक व एकांकी से मिली है। इनका लोक परलोक उपन्यास और पर्दे के पीछे एकांकी संग्रह बहुत चर्चित रहे हैं। तो इनका उपन्यास था लोक परलोक और पर्दे के पीछे एक एकांकी थी, तो ये दोनों ही इनके बहुत चर्चित हैं। पाठ को स्टार्ट करते हैं। नए मेहमान। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मकान है, वो भी किराए का है और उसमें मतलब जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह नहीं हैं, इसलिए लोग जो वहाँ रहते हैं उस घर में वो परेशानी के साथ ही सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो वहाँ पर अचानक ही दो नए मेहमान आ जाते हैं और उस घर में जो रहने वाले थे उनमें से उन लोगों को कोई नहीं जानता था। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्य वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं कि जो एक छोटा परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें अपन को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे हम जो नए मेहमान आते हैं, जो लोग हमारे घर में आते हैं, उनको हम किस प्रकार अपने घर में स्थान दे पाते हैं, उनकी कैसे अपन मेज़बानी कर पाते हैं उन मेहमानों की। तो इसका इस एक नए मेहमान जो एक एकांकी है, इसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। पात्र परिचय है। विश्वनाथ हैं, गृहपति हैं। जो विश्वनाथ हैं वो घर के मालिक हैं। नन्हेमल और बाबूलाल ये दो नए अतिथि हैं। प्रमोद और किरण विश्वनाथ के बच्चे हैं। जो घर का मालिक है विश्वनाथ, उसके दो बच्चे हैं, प्रमोद और किरण। आगंतुक रेवती का भाई। जो रेवती है वो विश्वनाथ की पत्नी है। जो घर का मालिक है विश्वनाथ, उसकी पत्नी का नाम है रेवती। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। स्थान भारत का कोई बड़ा नगर। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। तो जो इनका घर है उसका वर्णन किया गया है इसमें कि गर्मी का समय था, रात के 8 बजे हुए थे और कमरे के 2 दरवाजे थे। दक्षिण का जो दरवाज़ा था वो बाहर आने जाने के लिए था और पश्चिम का जो दरवाज़ा था वो भीतर की तरफ खुलता था। उस घर के अंदर उत्तर की तरफ एक मेज थी जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हुए थे। अपन इस एकांकी को जल्दी जल्दी से पूरा करते हैं। पास ही 2 कुर्सियां, पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है। तो जो उनका घर है उसके अंदर एक कोने के अंदर एक पंखा रखा हुआ है, उसकी ज़्यादा हवा नहीं आ रही है।
के नीचे कौन सो रहा है? उनका एक छोटा बच्चा सो रहा है और उस पंखे की इतनी ही हवा है कि वो केवल उस बच्चे के ही लग रही है। फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। तो पंखा है, उसकी हवा इतनी कम है कि उस बच्चे के भी पूरी तरह से नहीं लग रही है, वो भी बेचैन होकर उठ जाता है और फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है, पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। तो जो विश्वनाथ है वो घर के अंदर आते हैं और अपने बच्चे को पंखे से हवा करने लगते हैं। तो उनका वर्णन किया गया है कि उनकी उम्र 35 वर्ष है, घटा हुआ शरीर है और गेहुआ रंग है उनका। विश्वनाथ: ओफ, बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी? विश्वनाथ ऐसा कहते हैं। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है जिसका नाम क्या है? रेवती, जो विश्वनाथ की पत्नी है। रेवती आती है, आंचल से मुंह का पसीना पोंछते हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है। तो अपने मुंह से पसीना पोंछती हुई आती है और कहती है कि एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, ऐसे लग रहा है जैसे सांस ही बंद हो जाएगी, और जो उसका सिर है वो फटा जा रहा है, यानी सिर में दर्द है। विश्वनाथ: पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा? तो उसका पति है विश्वनाथ, जो घर का मालिक है, वो कहता है कि प्यास के मारे बार बार पानी पी रहे हैं। ज्यादा पानी पीने से उनका पेट है जो फूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी प्यास नहीं, होठ सूखे हैं। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि 1 गिलास पानी और पिला दो, पानी तो क्या ठंडा होगा, यानी कि गर्म ही होगा, पानी ठंडा नहीं होगा। रेवती: गर्म है, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता, हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। तो उसकी पत्नी है रेवती, वो कहती है कि पानी तो गर्म ही है, घड़ा जो आंगन में रखा हुआ है उसमें भी ठंडा पानी नहीं है, क्योंकि उस घड़े की भी हवा नहीं लग रही है। विश्वनाथ कहते हैं, मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लो। वो ऐसे कहता हो अपनी पत्नी से कहता है विश्वनाथ कि मकान ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा उनको, और वो कहता है कि आप पानी ले आओ। रेवती: बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ: बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा, प्यास जैसी की तैसी बिल्कुल दुगनी लगती है। ओफ, लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं? तो वो विश्वनाथ है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि बर्फ का पानी पीने से भी क्या फायदा, प्यास तो बुझती नहीं है उससे, बल्कि दुगनी ही हो जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि लो पंखा कर लो, और वो अपनी पत्नी से पूछ रहा है रेवती से कि क्या बच्चे ऊपर हैं? तो रेवती कहती है, रहने दो, तुम ही करो। जब वो उसको पंखा देता है तो रेवती कहती है कि रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती, एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। तो उनकी छत है वो भी इतनी छोटी है कि उस पर भी जो ये इनके बच्चे हैं वो भी उस छत पे आराम से नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उसमें जगह कम है, इसलिए ज़्यादा खाटें नहीं आ पाती। फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं, यह पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। तो उनका पड़ोसी है, उसके बारे में विश्वनाथ कहते हैं कि वो इतने निर्दयी हैं कि उनकी छत खाली रहती है, लेकिन फिर भी वो एक खाट नहीं बिछाने देते उनके बच्चों के लिए। तो रेवती कहती है, वो तो हमको मुसीबत में देखकर प्रश्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है, नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। नहीं बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी, उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। तो वो रेवती कहती है आगे, विश्वनाथ कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं कह दूं, बच्चों को सोने में क्या हर्ज है। तो आगे रेवती कहती है, क्या फायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी, वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को
बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। जब विश्वनाथ कहते हैं कि तू नहीं तो मैं कह देता हूँ, तो तब उसकी पत्नी है रेवती, वो कहती है कि कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाला राम मान जाएगा तो उसकी पत्नी नहीं मानेगी और वो अपने बच्चों को उनकी छत पर अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो आगे विश्वनाथ कहते हैं फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाऊंगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। विश्वनाथ ऐसे कहते हैं कि चलो फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाऊंगा कमरे के अंदर। और फिर वो सोच ही रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि कभी अतिथि आ जाए तो क्या हो। फिर आगे रेवती कहते ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ, पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है, मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। तो रेवती कहती है कि ईश्वर करे, भगवान करे कि इस समय कोई मेहमान ना आए, क्योंकि इस गर्मी में खाना उनसे बन नहीं पा रहा है और उनके सिर में वैसे ही दर्द रहता है इस गर्मी की वजह से। तो आगे विश्वनाथ कहते हैं सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में भी सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। कि जो जहाँ पर वो विश्वनाथ जी रहते हैं उस शहर में गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी, तो वो कहते हैं कि यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर ही बचाए, जो संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो इसीलिए गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। तब रेवती कहती है चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। तो रेवती कहती है कि जो संपन्न लोगों के लिए, उसका विश्वनाथ कहता है, उसका पति कहता है कि वो पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो उस पर रेवती कहती है कि चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है, विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अभी भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ पानी पीकर उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा, वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। ऐसे कहते हुए वो रुक जाता है, आगे नहीं जाने पता नहीं क्या होता आगे। रेवती भगवान ने रक्षा की, देख सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी, तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़े जाए। तो रेवती कहती है उसके बच्चे के लिए कि उसको तो भगवान ने ही बचाया है, सामने वाले की जो लड़की है उसके फिर से टाइफाइड हो गया और वो चल बसी है। तो अपने पति से कहती है विश्वनाथ से कि आप ऐसा करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। आगे विश्वनाथ कहते हैं छुट्टी कोई दे तब न, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए, खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। तो रेवती कहती है नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। जब विश्वनाथ उसको अब कहता है रेवती को ऊपर जाकर सोने के लिए, तो वो रेवती है जो पलट कर जवाब देती है कि आप ही ऊपर जाके सो जाओ, ऊपर भी कोई हवा नहीं है, चारों तरफ से जो दीवारें हैं वो तप रही हैं। तब विश्वनाथ कहते हैं यही तो तुम्हारी बुरी आदत है कि किसी का कहना न मानोगी, बस अपनी ही हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो विश्वनाथ कहता है कि रेवती को कि तुम किसी की नहीं सुनती हो, अपनी ही हाँके जाती हो, 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर जाके सो जाओगी तो हवा में कुछ राहत मिलेगी। तब रेवती कहते तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी, बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद न आएगी, सवेरे काम पर जाना है, जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। तो रेवती है जो अपने पति से कहती है कि तुम व्यर्थ की जिद कर रहे हो, मैं तो आंगन में ही पड़ी रहूंगी, तुम्हें तो काम पर भी जाना है, तो रात भर नींद नहीं आएगी तो काम पे कैसे जाओगे। तो ऐसे कह के वो अपने पति को ही ऊपर जाने के लिए कहती है। विश्वनाथ नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। तो विश्वनाथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ही ऊपर जाकर सोना है, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है नीचे। तब रेवती कहती है ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी।
जाओ। वो अपने पति से कहती है कि इतनी गर्मी में तुम क्या काम करोगे, पता नहीं क्या धुन सवार हो रही है, जाओ और जाके सो जाओ, मैं तो आंगन में ही खाट पर जैसे तैसे रात काट लूंगी। तब विश्वनाथ कहता है, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। तो ऐसा कहते हुए जो विश्वनाथ है वो कहता है कि ठीक है, मैं ऊपर जाके सो जाता हूँ। इतने में ही कोई दरवाजा खटखटाता है। रेवती, कौन होगा? रेवती कहती है कि कौन होगा इस समय? तो विश्वनाथ कहता है कि नहीं जाने, देखता हूँ। तो विश्वनाथ कहते हैं कि मुझे पता नहीं, देखता हूँ कौन है। रेवती, हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। तो रेवती सोचती है, बच्चे को पंखा करती है। बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियाँ। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। बड़े की मूछें मुँह को घेरे हुए हैं, माथे पर सलवट। छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख, दोनों मेली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूलाल है। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। तो किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता है, क्योंकि पंखा तेज नहीं होता है, वो वैसे उसी रफ्तार में चलता रहता है। नन्हेमल, पगड़ी के पल्ले से मुँह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें, पंडित जी पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। तो नन्हेमल है वो अपनी पगड़ी से अपना मुँह पोंछता हुआ कहता है कि बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चल के आए तो कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो, पसीने के अंदर ऐसे हो गए, उनको चाहे निचोड़ लो। तो विश्वनाथ कहता है कि जी आप लोग। तो विश्वनाथ उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो? तो बाबूलाल कहता है, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो। वो नन्हेमल से कहता है, वो बाबूलाल, उनकी बात को काटते हुए विश्वनाथ की, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चरा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नकद 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। तब नन्हेमल कहते हैं कि मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है, मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 गज थी, जबकि नथमल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर भी पानी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतल पी जाऊं। तो वो आपस में ही बातचीत करते हैं। तब बाबूलाल कहता है, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? तो बाबूलाल है वो कहता है कि मेरा तो ऐसा हाल हो रहा है कि मैं 10 से कम नहीं पीऊंगा, और बच्चों की तरफ देखकर उनको उनका नाम पूछता है। तो प्रमोद बोलता है कि मेरा नाम प्रमोद है। किरण कहती है किरण। तब बाबूलाल कहता है, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। तो विश्वनाथ प्रमोद को देखता है, देखो प्रमोद, कहीं बर्फ मिले तो ले आओ आप लोग। तो वो प्रमोद से कहता है, विश्वनाथ जो घर का मालिक है वो प्रमोद से कहता है कि कहीं जाके बर्फ ले आओ मिले तो। और उन लोगों से फिर से पूछता है कि आप लोग, ऐसे कह के वो रुक जाता है। तो नन्हेमल कहते हैं, अपना लोटा कहाँ रख? थैले में ही है न। तो नन्हेमल है वो बाबूलाल से पूछता है कि अपना लोटा कहाँ है? थैले में ही है न। वो विश्वनाथ की बातों का जवाब नहीं देता है। तो बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। तो बाबूलाल बोलता है कि मैं तो पहले नहाऊंगा चाचा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी गर्मी है। तब नन्हेमल कहते हैं, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? फिर विश्वनाथ उनसे पूछता है कि क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप कहाँ से पधारे हैं, बताइए तो सही। फिर नन्हेमल कहते हैं, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है न, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों को देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू यह लो मेरी बंडी, संदूक में रख दो। तो उनकी बात
विश्वनाथ की बात का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि आप नहीं जानते, हम लाला संपत राम के, जो लाला संपत राम है गोटे वाले, उनके चचेरे भाई हैं। विश्वनाथ, कौन संपत राम? क्योंकि विश्वनाथ नहीं जानता था। तो बाबूलाल कहते हैं, अरे भाई गोटे वाले, लाओ न चाचा संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है न? तो नन्हीमल कहते हैं, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है, अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। तब विश्वनाथ कहता है, मैं संपत राम को नहीं जानता। तब नन्हीमल कहते हैं, संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह, ऐसे कहते हुए वो रुक जाते हैं। तो बाबूलाल कहता है, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? तो वो बाबूलाल हैं, उनको कहते हैं कि आपकी तो जो संपत राम है वो बहुत तारीफ करते हैं, और फिर पूछते हैं कि पंडित जी, क्या आपका मकान इतना ही बड़ा है? तब नन्हीमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना, जो किरण है उनकी पुत्री विश्वनाथ की, वो विश्वनाथ से पूछती है कि माँ पूछती है कि खाना, तो वो खाने के लिए पूछ रही है कि माँ कह रही है। तब नन्हीमल, क्यों बाबूलाल, पंडित जी, कष्ट तो होगा पर तुम जानो खाना तो। तब वो कहते हैं कि कष्ट तो होगा पर खाना तो हम खाएंगे ही। तो बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। तो बाबूलाल कहते हैं कि बस एक साग और पूरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नन्हीमल, फिर आगे नन्हीमल कहते हैं कि वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। फिर आगे बाबूलाल कहता है, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ ही थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। फिर नन्हीमल कहते हैं, आगे भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन हो गया। बाबूलाल कहते हैं, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। तो प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। बाबूलाल है वो पंडित जी से पूछ रहे हैं, उनसे विश्वनाथ जी से, कि नहाने का तो प्रबंध होगा ही। तब नन्हीमल कहते हैं, हाँ भैया, ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल, उतना ही मैं? तो दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से फिर पूछती है कि खाने के लिए। विश्वनाथ इशारे से कहता है कि ठहर जा जरा। नन्हीमल पानी पीकर, आहा, अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया, खुश रहो। नन्हीमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं न? विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपको। फिर विश्वनाथ के मन में वही संकोच था, फिर वो वापस से पूछता है कि क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो दोनों, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं? नन्हीमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु मतलब उसको कुछ याद नहीं है। नन्हीमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश, जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं उसी समय रेवती घर के अंदर प्रवेश करती है। तो अपन आज ये वीडियो यहीं तक देखेंगे। जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।